जब भी हम इक्विलिब्रियम का वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन में स्टैटिक सिचुएशंस यानी रुकी हुई सिचुएशंस की एक इमेज क्रिएट होती है। जैसे कि तराजू पर जब चीजों को तोला जाता है और लेवल्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि वजन बराबर होने की वजह से दोनों लेवल्स की डाउनवर्ड फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है। यूँ दोनों लेवल्स स्टैटिक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, यानी फर्दर मूव करना बंद कर देते हैं और इस तरह सिस्टम इक्विलिब्रियम में चला जाता है। तो क्या इक्विलिब्रियम की सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है कि जब भी इक्विलिब्रियम आएगी तो प्रोसेसेस रुक जाएंगे, या और भी हैं? आइए आज के लेक्चर में हम इन्हीं पॉसिबिलिटीज ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में जानते हैं। My Chemic Book. Class 10th Chemistry. Chapter 9 Chemical Equilibrium. जी तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 से लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है पॉसिबिलिटीज ऑफ इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम की टोटल 2 पॉसिबिलिटीज है। या तो ऐसा होता है कि इक्विलिब्रियम के आने पर प्रोसेस रुक जाता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि इक्विलिब्रियम आने पर प्रोसेस या रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। तो आइए इन दोनों पॉसिबिलिटीज को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1 पॉसिबिलिटी आपको क्या बताए कि या तो इक्विलिब्रियम आने पर प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वेल प्रोसेस सीजेस टू प्रोसीड। अगर रिएक्शन या प्रोसेस प्रोसीड करना बंद कर जाए तो ऐसी इक्विलिब्रियम को नाम दिया जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये स्टैटिक आप जानते हो, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी ऐसे इक्विलिब्रियम जो एट रेस्ट है, जो रुकी हुई है, ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। तो हम इसी वजह से कहते हैं कि व्हेन प्रोसेस सीजेस टू प्रोसीड, अगर रिएक्शन प्रोसीड करना ही सीज कर जाए, रुक जाए, बंद हो जाए, तो ऐसी इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। इसकी एग्जांपल ये आप कह सकते हैं जैसे कि स्टैंडिंग ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स का खड़ा रहना, रादर देन फॉलिंग। बिल्डिंग्स क्यों नहीं गिरती? बिल्डिंग्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती हैं, यानी बिल्डिंग्स पर लगने वाली तमाम फोर्सेस एक्चुअली एक दूसरे से बैलेंस हो जाती हैं, और इनकी बैलेंसिंग से जब हर फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगी तो बिल्डिंग स्टैटिक फॉर्म में सस्टेन रहेगी। यही वजह है कि हम कहते हैं कि बिल्डिंग्स का खड़ा रहना गिरे बगैर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की वजह से है, क्योंकि बिल्डिंग्स पर लगने वाली तमाम फोर्सेस एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाती हैं। इस वजह से बिल्डिंग्स स्टैटिक फॉर्म में स्टैंडिंग रहती हैं, यानी खड़ी रहती हैं। और ये चीज़ वैसे भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम ज़्यादातर हमें फिजिकल फिनोमिनन्स में देखने को मिलती है। नाउ सेकंड आपके पास पॉसिबिलिटी है एंड दैट इज़ कि व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, यानी इक्विलिब्रियम तो आ गई लेकिन इक्विलिब्रियम के आने के बाद रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं रुका। ऐसे इक्विलिब्रियम को नाम दिया जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है इन मोशन, यानी ऐसी इक्विलिब्रियम के जो आ तो गई लेकिन आने के बाद प्रोसेस या रिएक्शन रुका नहीं बल्कि जारी रहा। ऐसी इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब सवाल ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम आने पर ठीक है रिएक्शन रुका नहीं, तो फिर होगा क्या? होगा ये कि रिएक्शन जो है दोनों डायरेक्शंस फॉरवर्ड रिवर्स में जारी रहता है, लेकिन उनके रेट्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और बराबर होने के बाद फॉरवर्ड का रिएक्शन भी जारी रहेगा, रिवर्स का रिएक्शन भी जारी रहेगा, लेकिन रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होगा। बस मामला कुछ ये होंगे कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही अमाउंट में जो प्रोडक्ट है रिवर्स रिएक्शन में वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होगा। यानी इसी वजह से हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और बराबर होने के बाद जितना फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा उतना ही रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना देगा। तो हम कहते हैं कि ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी। सो 2 पॉसिबिलिटीज हुई, या तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम आने के बाद रुक जाएगा, या प्रोसेस इक्विलिब्रियम आने के बाद नहीं रुकेगा। अगर रुक जाए तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ना रुके तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये चीज़ ज़्यादातर फिजिकल फिनोमिनन्स में देखने को मिलती है, और ये चीज़ ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस में देखने को मिलती है। नाउ रिमेंबर दैट आपने पढ़ा था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में कभी भी रिएक्शन की कंप्लीशन टेकनेस नहीं करती। हम कहते हैं कि इन रिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन नेवर टेकनेस, कभी भी रिएक्शन की कंप्लीशन नहीं होती, बल्कि कंप्लीशन से पहले ही रिएक्शन जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है। सो इन रिवर्सिबल रिएक्शंस बिफोर कंप्लीशन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, यानी
रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्शन की कंप्लीशन तो नहीं होती, लेकिन बिफोर कंप्लीशन ये रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेते हैं। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और रिवर्स के रेट आप जानते हैं कि बराबर हो जाते हैं, और फिर जितना रिएक्शन फॉरवर्ड में होता है उतनी ही अमाउंट में रिएक्शन रिवर्स में टेक प्लेस करता है। ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं और पिछले टॉपिक्स में भी इसको डिस्कस किया था। आइएगा अब इस डायनामिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को ग्राफ की मदद से देखते हैं। जी, तो अब आइएगा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ। आप जानते हैं ग्राफ में आपके पास एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आप उसे एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है आप उसे वाई एक्सिस का नाम देते हैं, और ये दोनों एक्सिस जहाँ पर आकर मीट करते हैं उसे ओरिजिन का नाम दिया जाता है, और वहाँ पर तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो ठीक की जाती हैं। अब याद रखो कि अगर आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम की वैल्यूज़ को, यानी जो आप एक्स एक्सिस की तरफ लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड करेंगे तो टाइम बढ़ेगा, और अगर आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग नीचे से ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यूज़ को टेक करें, रेट ऑफ रिएक्शन यानी जो आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करिए कि रेट ऑफ रिएक्शन नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रेट ऑफ रिएक्शंस की वैल्यूज़ को टेक करें और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के लिए अलग अलग ग्राफ प्लॉट करें तो आपको ये दो कर्व्स हासिल होती हैं, एक फॉलिंग कर्व और एक राइजिंग कर्व। अब मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो आपको एक नज़र आ रही है ये है दैट इज़ फॉलिंग कर्व, और ये एक नज़र आ रही है जी आपको दैट इज़ राइजिंग कर्व। राइजिंग कर्व नज़र आ रहा है। ये जो फॉलिंग कर्व है ना, ये है, ये बात याद रखो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और ये जो राइजिंग कर्व है ये है आपके पास रिवर्स रिएक्शन के लिए। अब अगर आप गौर करें तो ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट क्या करता है, हम ये देखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर गौर करना, एट द वेरी बिगिनिंग ओरिजिन पर जब टाइम 0 के बराबर था, यानी इनिशियली अगर अब आप देखें ओरिजिन पर, यानी जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया तो जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग द रिएक्शन स्टार्ट करने पर इन दी वेरी बिगिनिंग जब हमने देखा तो फॉरवर्ड का ग्राफ जो है ये बहुत ऊपर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है किसका, फॉरवर्ड का। और रेट ऑफ रिवर्स जो है, रिवर्स रिएक्शन का ये ग्राफ जो है ये नीचे की तरफ है, यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बहुत कम है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप सिर्फ फॉरवर्ड को कंसिडर करें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ, यानी टाइम जब आगे पास कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम जाते हैं तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें कमी आती चली जा रही है, क्योंकि ग्राफ नीचे को आ रहा है। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये ग्राफ जब ऊपर को जा रहा है तो इट मीन्स कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसके रेट में इजाफा हो रहा है। सो आप ये देख सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रिवर्स रिएक्शन है उसका रेट इंक्रीज कर रहा है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसका रेट डिक्रीज कर रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों रेट्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उस पॉइंट पर जहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के रेट बराबर हो जाते हैं उसी पॉइंट को डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है, उसे ही डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। तो इट मीन्स क्या हम ये कहते हैं कि इनिशियली एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन जब टाइम 0 था तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बहुत कम, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट में कमी आई, रिवर्स रिएक्शन के रेट में इजाफा हुआ, और एक पॉइंट आने पर दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स के रेट आप देखने एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। और इस पॉइंट को जब फॉरवर्ड और रिवर्स के रेट बराबर हो जाते हैं, हमने पीछे पढ़ा, इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। सो दैट इज हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में रिएक्शन तो कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीशन से पहले ही डायनामिक इक्विलिब्रियम यूं करके ग्राफ की मदद से भी आपने देखा कि एस्टैब्लिश हो जाती है। अब याद रखें कि आपके बुक में जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन का पैराग्राफ मौजूद है वो मिसप्रिंट हुआ है, यानी आप अगर देखें तो पेज नंबर 5 के ही बिल्कुल एंड पर जो पैराग्राफ है उसकी फोटोकॉपी ऊपर हुई थी। इट मींस कि वो ठीक नहीं लिखा हुआ। अब उस पैराग्राफ में क्या चीजें लिखनी थी, आप तो ठीक बना हुआ है लेकिन पैराग्राफ मिसप्रिंट हुआ है। अब पैराग्राफ में जो ठीक चीजें लिखनी थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप इस लेक्चर में देख रहे होंगे, आप इसको पोज करके वहां से नोट कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट बुक है जिनकी गवर्नमेंट की तरफ से बुक इशू होती है तो उनमें वो पैराग्राफ बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, वरना आप बुक का PDF भी डाउनलोड कर सकते
टॉपिक नहीं है इंटरनेट से, उस पर भी ठीक लिखा हुआ, और मैं PDF से ही स्क्रीनशॉट लेकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप वहां से उसको पोज करके या तो लिख लें या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, आपको यहाँ से भी रहनुमाई मिल जाएगी। तो ठीक पैराग्राफ बुक में नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइएगा रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल की तरफ, जो कि हम पढ़ने लगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन के लिहाज से रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल, और वही एग्जांपल जो हम पिछले कई टॉपिक से पढ़ कर आए हैं। हमने पढ़ा है कि अगर आप हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स का क्लोज्ड कंटेनर के अंदर रिएक्शन करवाएं, और रिएक्शन इस तरह करवाएं कि क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स को गर्म करें, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। और अगर हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा तो हमने ये भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयोडाइड बनने के बाद उसकी कुछ अमाउंट उसी टेम्परेचर पर वापस डिकम्पोज होगी और हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप इस रिएक्शन को माने कि ये कौन सा है फॉरवर्ड, तो नीचे वाला इस रिएक्शन का क्या है रिवर्स। अब हम इस रिएक्शन को, ये फॉरवर्ड और रिवर्स मिलाकर जो रिवर्सिबल रिएक्शन बनेगा, उस रिवर्सिबल रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन देखना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इन द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट किया यहाँ से शुरू हुआ ना, क्योंकि फॉरवर्ड, फिर ये बनाएगा, फिर इसकी अमाउंट जो बनेगा उसकी कुछ अमाउंट टूट कर वापस ये हाइड्रोजन और आयोडीन में जाएगी। सो जो हाइड्रोजन और आयोडीन दैट इन द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी जो आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन है, इनकी कंसंट्रेशन इन द वेरी बिगिनिंग बहुत ज्यादा होगी, यानी आपके पास रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में पड़े होंगे। लेकिन प्रोडक्ट की अगर आप बात करें तो ये जब रिएक्शन शुरू होगा तो इसकी अमाउंट तो बहुत कम होगी या नहीं होगी, तो इस वजह से आप कहते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत कम होगी। तो इन द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम है। अब याद रखो, जब रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो फॉरवर्ड में भी रिएक्शन ज्यादा टेकनेस करेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी आप कह लो कि फॉरवर्ड में रिएक्शन ज्यादा टेक प्लेस करेगा, हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि आपके पास इन द वेरी बिगिनिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कम है, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है हम कहते हैं कि वो स्लो होगा। रिवर्स रिएक्शन का रेट स्लोली टेक प्लेस करेगा। लेकिन जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूटिलाइज होने की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कमी आ जाएगी, और जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बना देंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा हो जाएगा। यूँ जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड में भी कमी आ जाएगी, और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में भी इजाफा हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब हमने रिएक्शन शुरू किया था उस वक्त रिएक्टेंट ज़्यादा था तो फॉरवर्ड का रेट भी ज़्यादा था, लेकिन जैसे रिएक्शन प्रोसीड किया रिएक्टेंट कम हुए तो फॉरवर्ड का रेट भी कम हो गया। इसी तरह जब हमने रिएक्शन शुरू किया था तो प्रोडक्ट कम थे, उसका रिवर्स का रेट भी कम था, लेकिन जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, इस वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। अब होगा ये कि एक स्टेज ऐसी आएगी अल्टीमेटली जब ये फॉरवर्ड और रिवर्स के रेट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि अब ये अटेन कर लेंगे किस चीज़ को, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेंगे। और इक्विलिब्रियम आने के बाद जो रिएक्शन मिक्सचर की कंसंट्रेशन है, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो तादाद है, इक्विलिब्रियम आने के बाद रेट्स बराबर होने के बाद ये क्या रहेगी, बिकम्स कांस्टेंट, इसमें चेंज आना बंद हो जाएगा। यानी अब जितना हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड इक्विलिब्रियम की हालत में पड़ा हुआ है वो उतने का उतना ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। अलबत्ता जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, इसी वजह से कंसंट्रेशन में कोई चेंज पैदा नहीं होगा। और हम कहेंगे कि अब इस रिएक्शन को रिवर्सिबिलिटी में आप यूँ करके लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर वापस हाइड्रोजन और आयोडीन बनाते हैं एट सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पर। बात समझ में आ गई? तो नटशेल क्या हुआ कि शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा थे, फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा था, और शुरू में प्रोडक्ट कम थे, रिवर्स का रेट भी कम था। लेकिन जब ये यूटिलाइज हुए, इनकी कंसंट्रेशन में कमी आई तो इनका रेट फॉरवर्ड का डिक्रीज़ कर गया, इनकी कंसंट्रेशन में इजाफा हुआ तो रिवर्स का रेट भी इंक्रीज़ हो गया। अचानक से दोनों रेट एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन होती है और रिएक्शन मिक्सचर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, और फिर आप रिएक्शन को रिवर्सिबिलिटी में यूँ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये था ऑल अबाउट आपके पास पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इक्विलिब्रियम का टॉपिक। इजी वन था, ज़्यादातर पुरानी चीज़ें ही हमने
डिस्कस की है, तो होप्स हो कि आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं क्योंकि बात आपने पूछनी है, तो यू मे आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर आप लोगों के सवालों का जवाब देने लायक हुआ तो ज़रूर दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में आप फॉरवर्ड और रिवर्सिबल रिएक्शन का डिफरेंस और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।